बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी ना, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो आज उसके आगे करना हमें है ना, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बच्चों एक्चुअली है क्या चीज, है ना, इस चीज को आज समझना है। बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ चुके होंगे टैक्सोनॉमी, लेकिन शायद समझ में नहीं आया हो। तो टैक्सोनॉमी क्या है आज हम देखने वाले हैं, है ना बच्चों। तो जैसे मान लो कोई बुक्स की बात करें, हम लाइब्रेरी में बुक्स हैं, बहुत सारी रखी हुई हैं। अगर उनको हमें कैटेगराइज करना है तो कुछ न कुछ क्राइटेरिया हमें रखनी पड़ेगी, है ना। जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं उस सबको अगर हमें ग्रुप वाइज डिवाइड करना है बेटा, और वो इसलिए कि कभी भी किसी भी बुक की हमें अगर जरूरत है तो उस बुक तक हम सीधे पहुंच सकें, है ना। तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो लैंग्वेज वाइज पहले हम डिसाइड कर लेंगे, भाई इंग्लिश और हिंदी ये दो ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इंग्लिश बुक को सारा एक साइड रख दिया, हिंदी को एक साइड रख दिया, एक अलग अलग ग्रुप बना दिया। अब हिंदी में जितनी भी बुक्स हैं उनमें नॉवेल कितने हैं उनको एक साइड में रख दिया, जितने भी नॉवेल्स हैं। कुछ साइंस की बुक है उनको अलग रख दिया, कुछ मैथ की बुक है उनको अलग रख। तो ये क्राइटेरिया जो हमने बनाई है ये क्या है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज। इसी तरह से इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं। इसके बाद भी हम राइटर के नाम के अकॉर्डिंग, मतलब एक ही राइटर की 10 बुक हैं तो राइटर के नाम के अकॉर्डिंग उसमें क्लासिफाई। तो आगे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको क्लासिफाई करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा क्लासिफिकेशन का, एक्चुअली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। समझ गया यार, ये जो प्रोसेस है बेटा इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और ये बायोलॉजी की ब्रांच है ना, जो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन को डील करता है। बात समझ में आ गई आपको, बहुत आसान है। तो लिखो इसमें, इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सोनॉमी में लिखिए बेटा, इट इज बेस्ड ऑन, या पहले ऐसे लिखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी में लिखिए बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे बेटा, कैरेक्टराइजेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। अभी तो लिख लो क्या लिखा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक बात है, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की लाइन है। टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन characteristics all living organisms. It is based on characteristics of all living organisms. All living organisms can be classified into different taxa. अब बेटा टेक्सा क्या है हमें समझना पड़ेगा ना, ये टेक्सा है क्या। टेक्सोनॉमी एक तो हो गया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हो गया, और ये टेक्सा क्या है इसको समझना पड़ेगा हमें, है ना। डिफरेंट टेक्सा, कॉमा के बाद लिखो या फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। लिख लो तो समझाता हूं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। लिख लिया आपने। अब देखो एक्चुअल में टैक्सा है क्या। जैसे मान लो हम अपना एड्रेस लिखना शुरू करें, ठीक है ना, तो हम कहां पे रहते हैं बेटा, वर्ल्ड में, इस संसार में हम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको क्लासिफाई करें अगर हम, तो बहुत सारे किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, कंट्री में, ठीक है, कंट्री। जैसे इस वर्ल्ड में इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, एक्सेट्रा, दीज आर द कंट्री। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये कंट्री हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस में डिवाइड करेंगे, स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं, तो डिफरेंट स्टेट जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, हिमाचल हो गया, एक्सेट्रा। अब यूपी को फिर से डिवाइड करना चाहेंगे बेटा, तो किस में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मान लो हरियाणा, हरियाणा, आप यूपी का डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा का लिख लो। जैसे कि मान लो करनाल है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है ना, अंबाला है, एक्सेट्रा। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद टाउन, अब डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टाउन है, जैसे करनाल है ना, गांव, विलेज। उसके बाद फिर जो भी वार्ड होगा, क्या होगा। तो आपने देखा बेटा कि ये जो है, ये इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। मतलब हमारे तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे 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 आना पड़ेगा, है, जैसे कि लेटर का एड्रेस होता है उसी तरह से। तो दीज आर द टैक्सा, जैसे कि कंट्री हो गया, स्टेट हो गया बेटा, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टाउन हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट टैक्सा है। क्या है, डिफरेंट टैक्सा है। ये अनचेंज होता है बेटा, ये कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता बेटा टैक्सा, ठीक है। तो आपको टैक्सोनॉमी समझ में आ गया। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन को मेनली डील करता है ना। अब दूसरा एक टैक्सोनॉमी समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी समझ में आ गया। अब देखो इसी से मिलता जुलता एकदम सिमिलर एक वर्ड है, सिस्टमैटिक्स। एक वर्ड है बेटा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, जैसे सिस्टेमा, सिस्टेमा मीन्स होता है बेटा क्या, सिस्टेमिक अरेंजमेंट, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट बेटा, वही कैरेक्टराइजेशन, या किसी भी जो हम लोगों ने अभी कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन लिखा है, उसका एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, या जो टेक्सा था, टेक्सा का सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि पहले आपने डिस्ट्रिक्ट को लिख दिया फिर कंट्री लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है, क्या, सिस्टेमेटिक। तो पहले लिखो फिर समझते हैं। वैसे चाहो तो लिख सकते हो आप इन ब्रैकेट, सिस्टेमा मीन्स क्या होगा बेटा, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है ना। लिखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, it is the branch of taxonomy, full stop. And it is the systematic arrangement, and it is the systematic arrangement, systematic arrangement of all the organisms, of all the organisms with respect to similarity and differences, similarity and differences of characters, similarity and differences of character between them,
ठीक है। अब देखो मतलब सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, है ना, तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे। अभी क्लासिफिकेशन जब हम और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे तो अप्लाई करेंगे इसको। लेकिन एक बात याद रखना, सिस्टेमेटिक्स इंक्लूड्स, मैं लिख रहा हूं ध्यान में सुनना, सिस्टेमेटिक इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन नहीं, सिस्टेमेटिक्स में क्या आएगा बेटा, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है ये बात, तीन चीजें लिखा है सिस्टेमेटिक्स में। पहले क्या लिखा है उसमें, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या लिखा है बेटा, नॉमेनक्लेचर, और तीसरा लिखा है बेटा क्लासिफिकेशन। ये बात आपको याद रखनी है और इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक बात है ना, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर टेक्सोनॉमी का पूछता है बेटा, पेपर में आता है आपको, तो आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैरेक्टराइजेशन, फिर क्या लिखोगे बेटा, आइडेंटिफिकेशन, फिर लिखोगे आप नॉमेनक्लेचर एंड, नहीं ये इसको पहले कर देते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बस इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर अरेंजमेंट पूछता है ABCD करके, तो इस ऑर्डर में लिखेंगे, और सिस्टेमेटिक पूछता है तो हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, और इसमें तीन ही लिखेंगे। क्या है एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 या 9 पे दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। ऊपर ये लिखा हुआ है ऑर्डर और नीचे ये लिखा हुआ है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात सारी एक ही है ना। अच्छा, दूसरी चीज कभी कभी पूछ देता है, आपके एनसीईआरटी में भी यूज किया है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में। तो दो तरह की टेक्सोनॉमी मेनली होती है, एक होता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, एक होता है मॉडर्न या न्यू सिस्टेमेटिक टेक्सोनॉमी। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लो बेटा स्ट्रिक्टली, है ना। सिस्टेमिक अरेंजमेंट में इसको कॉपी कर लीजिए और टेक्सोनॉमी में इसको कॉपी कर लीजिए। टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में दो टेक्सोनॉमी लिखना है बेटा हमें। पहला है क्लासिकल टेक्सोनॉमी और दूसरा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी, या उसी को हम न्यू सिस्टेमेटिक्स भी बोलते हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी और न्यू सिस्टेमेटिक्स, मॉडर्न टेक्सोनॉमी और न्यू सिस्टेमेटिक्स, है ना। ऐसे लिख लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें मैं लिखूंगा बेटा, इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फो it is based on morphological characters, है ना। मॉर्फोलॉजी मींस होता है बेटा किसी को बाहर से देखने पे वो कैसा दिखता है, यही उसकी मॉर्फोलॉजी होती है ना। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, कैरेक्टर्स, है ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए। अच्छा, इसमें लिखेंगे बेटा, इट डील्स with biological स्पीसीज। अब बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो ऐसे मेंबर्स जो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सके, आर्टिफिशियली नहीं, समझ रहे हो, नेचुरली। लेकिन इसके बारे में डिटेल अभी हम स्पीसीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल स्पीसीज एक्चुअली होती क्या है, अभी नहीं।
कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में, है ना। अभी तो हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी और इसमें डिफरेंस देखेंगे क्लासिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बताएंगे, कल बताएंगे, आज है ना, उसका टॉपिक कल आएगा। सेकेंड डिफरेंस बेटा, ये पहला डिफरेंस था। सेकेंड डिफरेंस क्लासिकल और इसमें लिखेंगे a few individuals और organisms, है ना, और their specimen, मैंने क्या लिखा हुआ है, a few individuals और their specimen, मतलब बेटा जैसे कि मान लो आज के 10 साल पहले, ठीक है, राम नाम का कोई साइंटिस्ट आया और उसने एक ऑर्गेनिज्म ये पाया, ये ऑर्गेनिज्म उसने एक देखा और इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की, हो सकता है ना बता पाए हो पूरा, उसी तरह से चुपचाप रख दिए हो, है ना इसको। तो ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो इसको लैब में कैसे रखेंगे, है ना, फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें डीप करके रखेंगे, मतलब स्पेसिमेन उसका रख देंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन जो लैब में रखा हुआ है, लैब, समझ रहे हो, उसके बारे में अब 10 साल के बाद मैं चला अब उसको लेकर के इसकी स्टडी करूंगा, इसके बारे में कुछ बताऊंगा, तो दिस इज क्लासिकल टेक्सोनॉमी, है ना। प्रिजर्व्ड एनिमल, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की स्टडी करना क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। और दियर स्पेसिमेन का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन लिख दें यहाँ पर, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, हाँ, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, few individuals or their preserved animal specimen, यहाँ पे स्टडी लिख देंगे पहले, यहाँ पे स्टडी ऑफ a few individuals or their preserved specimen is called classical टेक्सोनॉमी, ठीक है। प्रिजर्व्ड एनिमल की स्टडी करना क्या होता है बेटा, क्लासिकल टेक्सोनॉमी होता है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा, एक नाम और देते हैं इसको, प्रिजर्व्ड एनिमल्स की स्टडी करने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं बेटा, याद रखना है इसको, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दूसरा है बेटा इट इज रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें इट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना, relationship between different organisms, between different organisms supporting evidences, मतलब उनके फेवर में कोई हमारे पास एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन different organisms and supporting evidences, उनके बारे में हमें एविडेंस हो, समझ रहे हो, पहले से हमारे पास एविडेंस हो, या हम उसको किसी भी तरह से आइडेंटिफाइड कर सके कि इनमें क्या रिलेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और इसी को बोलते हैं बेटा बायोसिस्टमेटिक, दैट इज बायो सिस्टेमेटिक्स। देख लेना ध्यान से, ये देखो बायोसिस्टेमेटिक्स मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोसिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो बायोसिस्टेमेटिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा न्यू सिस्टेमेटिक्स में, या मॉडर्न सिस्टेमेटिक्स में, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, कुछ भी कहो,
और क्लासिकल टेक्सोनॉमी में बेटा टाइपोलॉजिकल कांसेप्ट यूज करते हैं। टाइपोलॉजिकल कांसेप्ट इज द स्टडी ऑफ मेनली प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, है ना, बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब बेटा देखो थर्ड जो डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छा है। थर्ड डिफरेंस दोनों में इसमें है बेटा, इट डज नॉट स्टडी, इट डज नॉट study evolution की स्टडी नहीं करता ना, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है ना। और ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो इस थर्ड को मैं बता देता हूं। जैसे देखो अब बंदर और मनुष्य दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत तो दिखते हैं एक जैसे। अब हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, तभी उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो हमारा और बंदर का दोनों का जो एंसेस्टर थे वो कॉमन। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि पूर्वज हमारे एक थे, लेकिन पूर्वज ये हमारे एक थे, साइंस जब इस बात को बोलेगी बेटा तो कोई उसके पास एविडेंस होगा इवोल्यूशन का, है ना, इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एविडेंस होगा, और उसी एविडेंस को बोलते हैं बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन बंदर एंड मनुष्य। समझ गए, मंकी एंड ह्यूमन, होमो सेपियंस, समझ गए। तो जो रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनका जब विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उनमें क्या रिलेशनशिप है बेटा, उसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको और डिटेल अभी आगे हम करने वाले हैं, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब बेटा देखो जो हमने लिखा था ना, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उसको वन बाय वन करके डिटेल पढ़ेंगे आप, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन। क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट करते हैं बेटा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन को समझाने के लिए बेटा पहले हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, है ना। देखो मान लो कि ये एक रूम है और ये एक रूम है, ये दो बड़े कमरे हैं, बहुत बड़े हॉल हैं। इसमें जो है 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं बेटा, और ये चारों क्या हैं, अंधे हैं, इनको दिखता नहीं है, समझ रहे हो, अंधे। वो वाला अंधा मत समझ लेना कि जिसके पास आंखें ही ना हो, है ना, ऐसा वाला अंधा नहीं। जैसे नहीं लोग बोलते तू अंधा है क्या, दिखता नहीं है, वो वाले अंधा, है ना। कैसे अभी देखते हैं लेकिन ये चारों साइंटिस्ट हैं, ठीक बात है ना। अब क्या है कि दूसरे वाले कमरे में बेटा, इस हॉल में एक हाथी है बेटा, है ना। ये हाथी है, दूसरे वाले कमरे में एक हाथी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनको ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है, इनको वन बाय वन करके इस रूम से इस रूम में भेजा गया। किस लिए बेटा, कि आप इसमें एक एनिमल है जिसको हमें क्लासिफाई करना है। इन चारों को ये बोला गया बेटा, इस रूम में एक एनिमल है, उसको क्लासिफाई करना है। आप लोग बताओ कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, है ना। उसका कैरेक्टर आइडेंटिफाइड करके आप लोग आओ, लेकिन वन बाय वन करके जाओ। तो एक पहला वाला गया और उसने देखा यहाँ पे गया, और उसने क्या किया, अंधा है समझ लो आप,
अंधा है समझ लो, उसने हाथी की सूंड पकड़ ली और पकड़ के देखा इधर उधर थोड़ा सा, तो उसको लगा कि ये मस्कुलर है, मसल्स है इसमें, बोन तो है ही नहीं। देखा और चला आया वापस। उसने ये बोला कि इसको जो है ओनली जो मस्कुलर एनिमल्स हैं जिसमें केवल मसल्स हैं, बोन एब्सेंट है, उस कैटेगरी में इसको हमें रखना चाहिए। समझ में आगे बात? मतलब इसमें बोन तो है ही नहीं, ठीक है, अपना बता के चले आए। दूसरे वाला गया बेटा, दूसरा वाला पकड़ा गया तो उसको वो क्या किया बेटा, पैर पकड़ लिया। गया तो उसको हाथी का पैर नजर आया, उसको उसको पकड़ लिया उसने। उसने बोला कि नहीं, ये तो मुझे लगता है कि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है और होल्ड करके रखा हुआ है अपने पैरों पे, जिसमें बोन है ना, लेकिन ये पिलर लाइक है, पिलर पोल के जैसा है, तो इसको पिलर लाइक एनिमल्स में रखना चाहिए। हमें ऐसी कैटेगरी बनानी चाहिए, पिलर लाइक एनिमल्स, उसमें रखना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा वाला गया, दौड़ के गया और पीछे गया, हाथी की पूंछ पकड़ ली उसने। पूंछ में तो बहुत सारे बाल होते हैं, है ना, तो उसने बोला कि आगे बोला कि नहीं, इसको हेयरी एनिमल्स में रखना चाहिए, इसके पास बहुत ज्यादा बाल हो, बहुत ज्यादा हेयर हो। समझ रहे हो? ठीक है। तीसरा गया, चौथा गया और थोड़ा सा उसने छलांग लगाई और हाथी के कान पकड़ लिए। बहुत बड़े कान होते हैं इसके, है ना, बहुत बड़े कान होते हैं, इतना बड़ा। उसने पकड़ लिया कान, दौड़ और देखा कि दूसरी तरफ वाला कान ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसने बोला कि तो फैन लाइक है ना, फैन लाइक एनिमल्स का कैटेगरी बना दो, उसमें रख दो, मान लो। अब बताओ, चारों ने कैरेक्टर तो सेलेक्ट किए थे ना, और कैरेक्टर उनके सही भी थे, लेकिन क्या चारों सही हैं? नहीं है, चारों सही नहीं है। कब? आज हम इस बात को बोल रहे हैं कि वो चारों गलत थे, है ना, लेकिन क्या पता उस टाइम पे वही सही रहा हो, क्योंकि जो दिखना चाहिए हाथी में वो किसने देख ही नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। समझ रहे हो? तो कैरेक्टराइजेशन बेटा बहुत टफ प्रोसेस होता है। जैसे आपको रियल एग्जांपल मैं बताऊं, रियल एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि मॉस्किटो है, ध्यान से सुनो, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है बेटा, स्कॉर्पियन है ना, स्पाइडर है, स्पाइडर, ये जितने भी नाम लिए मैंने, इनमें देखो आपको सिमिलरिटी दिख रही है क्या? कुछ नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी बेटा। कॉकरोच और स्कॉर्पियन में सिमिलरिटी आपको नहीं दिख रही होगी, मॉस्किटो और कॉकरोच में नहीं दिख रहा होगा। आप तो बोलोगे कि वो भी उड़ता है, वो भी उड़ता है, ठीक है उड़ता है, तो उड़ने के बेसिस पे देखा जाए तो फिर तो बर्ड्स हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएंगे बेटा, बर्ड्स, चिड़िया जिसमें बोन होती है और इन सब में बोन नहीं होती है। तो देखो बेटा, किसी के पास ऐसी आंख रही होगी जिसने इन सभी के कैरेक्टर्स, एक ऐसा कैरेक्टर को चूज किया होगा जो सभी के पास पाया जाता है, और उसको सेम फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्लेस कर दिया उसने। और वो कैरेक्टर थे बेटा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, बॉडी फ्लूइड, हीमो लिम्फ या हीमोस, बॉडी कैविटी, हीमोसिल, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं, अभी उसके बारे में हम बात नहीं करते हो। मतलब वो कैरेक्टर्स जो उसने देखे, ये बहुत मुश्किल काम होता है बेटा, कैरेक्टराइजेशन इतना आसान नहीं होता कि किस एनिमल को किस फाइलम, किस किंगडम, किस ऑर्डर में रखा जाए, है ना, बहुत टफ प्रोसेस होता है। तो हमें लगता है कि कैरेक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि कैरेक्टराइजेशन इज नॉट ओनली अ साइंस, ये स्टेटमेंट याद रखना है आप, कैरेक्टराइजेशन नॉट ओनली अ साइंस, इट इज अ आर्ट आल्सो, आर्ट, एक कला है बेटा कैरेक्टराइजेशन। ठीक बात है ना? अब लिखो कैरेक्टराइजेशन के बारे में, चलो अब लिखो, अब लिखते हैं कैरेक्टराइजेशन में, लिखो बेटा, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, लिखो बेटा लिखो, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, of organisms such as
such as external and internal structure of cell, external and internal structure of cell, comma, developmental process, ecological information, कहाँ पे रहता है, कितने टेम्परेचर उसका वहां पे पाया जाता है ना, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है कि अर्बोरियल है, क्या इकोलॉजिकल है ना, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सॉरी इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, selection of characters determines the quality of classification, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन हो गया बेटा। अब है आइडेंटिफिकेशन। बेटा आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल ओनली व्हेन कैरेक्टराइजेशन उसका सही ढंग से किया गया, तभी उसको हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। साफ मतलब है कि अगर आपको पता एड्रेस अगर सही मालूम है तब तो उस जगह पे पहुंच सकते हो आप। अगर आपको एड्रेस ही गलत है, पता है ना, एड्रेस में कुछ गलती है तो जहां पहुंचना चाहिए आपको वहां नहीं पहुंच पाओगे। यही है आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी एक है, एनसीईआरटी में लिखा है, साफ साफ लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल, सॉरी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण संस्कार, उसका आगे का प्रोसेस। nomenclature is only possible when the organism is described correctly, and we know to what organism, and the name is attached to TO2, मैंने आपको ये एनसीईआरटी की लाइन बोली है बेटा, आपको मैंने ये एनसीईआरटी की लाइन बोली है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम हम तभी रखेंगे ना जब उसके बारे में हम पूरी कैरेक्टराइजेशन सही तरीके से हो, उसको आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से हो, है ना। कैरेक्टराइजेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, ये कैरेक्टराइजेशन है। आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से उसका अरेंजमेंट हो, वो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। अब लिखो बेटा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको कभी, है ना, उसको समझना था से। अब बेटा सीधे हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे, है ना। नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नाम रखना, है ना, किसी का। एक बात बताएं हम आपको, जैसे मान लो ये प्लांट की बात कर रहे हैं, ये एक प्लांट है, इंडिया में है ये, ठीक, ये एक प्लांट है, ऐसा ही प्लांट अमेरिका में, ऐसा ही प्लांट बेटा ब्रिटेन में, 3 जगह प्लांट सेम है, ठीक है, देखने में सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका ब्रिटेन में नाम जो है मान लो बाबा है, यहाँ पे नाम अमेरिका में नाम है आम, ए से है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इंडिया में नाम है इसका इंडिया, प्लांट का नाम, तो 3 डिफरेंट नाम हो गया प्लांट का ना, 3 जगहों पे। तो अब एक प्लांट में स्टडी यहाँ पे इंडिया में चल रही है बेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, ध्यान से सुनना।
प्लांट एक ही है, नाम अलग अलग है, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी ये मैं बता रहा हूं आपको। कि इंडिया वालों ने क्या किया, इसकी स्टडी करने में कई महीने लगा दिए, 4 महीने लग गए, उतने ही टाइम इन्होंने लगाया। ठीक बात है। तो आफ्टर 4 मंथ केवल एक प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग अलग नामों से जाना जाता था। ये इसने पूछा इससे कि तू कौन सा प्लांट की स्टडी कर रहा है, इसने बताया कि हम बाबा प्लांट की स्टडी कर रहे हैं। तो ये समझा कि इंडिया वाले समझे कि वो दूसरा प्लांट है। समझ रहे हो? वो आप सोच रहे हो कि अभी व्हाट्सएप है और ये है वो है, मैसेज है, कन्वे कर सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उसमें नहीं था। और है तो भी प्रॉब्लम आएगी, देख लो। तो अगर मान लो इनका नाम सेम हो, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर सेम नाम से इनको जाना जाए, ठीक बात है ना? तो ये एक प्लांट की स्टडी 4 महीने तक कर रहे हैं, दूसरे प्लांट की करेंगे, दूसरे प्लांट की करेंगे, तो आफ्टर 4 मंथ 3 प्लांट की स्टडी हम कर पाएंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, है ना? अगर नाम सेम हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटा, तो आसानी हो, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा अभी तो नॉन स्पीसीज 1.7 मिलियन है, 1.7 मिलियन है बेटा, और 50 मिलियन अभी अननोन है। तो इतने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है नाम उनका सेम होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर एक ही नाम से जाने जाएंगे तो पता चला एक ही ऑर्गेनिज्म का पूरा सारी कंट्री उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और तो बहुत ज्यादा लेट होगा और उतनी सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उतनी सारी चीज के बारे में नॉलेज हमें नहीं हो पाएगा। इसलिए नॉमेनक्लेचर बेहद जरूरी है कि एक ही हो सकता। तो ये भी कई टाइप का होता है बेटा, इसके डिफरेंट टाइप है, इसको भी हमें पढ़ना है। पहले लिखो, नॉमेनक्लेचर में लिखिए, इट इज प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड, it provide standardized name, it provide standardized name to the organisms, such that a particular organism is known by the same name all over the world। ठीक, अब जो डिफरेंट टाइप का है उसको भी पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा। पहला है नंबर 1 वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। नंबर 1 वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर में लिखिए, लोकल नेम होता है ये, है ना? लोकल नेम, it is a local regional name, it is a local regional name is considered as vernacular nomenclature। In bracket, it is different in different languages। मतलब एक ही जगह पे डिफरेंट लैंग्वेज में एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम कई सारे हो सकते हैं, है ना? तो ये एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा है बेटा पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा वर्नाकुलर, है ना? वर्नाकुलर है क्या ये बताने के लिए मैंने आपको बताया है। दूसरा है बेटा पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, है ना? जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, क्राइसेंथेमम, एक नाम लिख रहे हैं और प्लांट का नाम लिखने जा रहा हूं।
अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, क्राइसेंथेमम मैंने लिखा, ग्राफिस, ग्राफिस मीन्स होता है बेटा लीफ, है ना, ग्राफिस मीन्स क्या होता है बेटा, लीफ। बाइलोबिया, बाइलोबिया, बाई मीन्स टू और लोब मीन्स लोब, है ना, दो दो पार्ट में हो, मतलब उसकी लीफ जो है ऐसी है, ऐसी लीफ है कोई, ऐसी लीफ हो सकती है, देख लो, बाइलोबिया, बाइलोबिया लीफ, है ना, क्राइसेंथेमम ग्राफिस बाइलोबिया, जिसकी लीफ जो है, लीफ में दो लोब हो, पेंटालिस, इधर दिख नहीं रहा होगा क्या, दिख रहा, देख लो थोड़ा, हाँ दिख रहा है, पेंटालिस, पेंटालिस, गाइनोसियलिस, गाइनोसियलिस। बेटा इतना लंबा चौड़ा जो नाम मैंने लिखा है, ये केवल एक प्लांट का नाम लिखा है मैंने। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे नामों को जोड़ के एक नाम बनाया गया, मतलब ऐसा प्लांट क्राइसेंथेमम जिसके लीफ जो है दो लोब हो, पेंटेलिस मतलब उसमें स्टेमेन जो है 5 हो, और गाइनोसियलिस मतलब कार्पेल, जिसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं, स्टिल वो गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट, गाइनोसियलिस उसमें हो। तो बेटा अब इतना लंबा नाम कौन रखेगा यार, बताओ, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे नाम रखने लगे बेटा, ये तो हो गया फिर, है ना, तो ये भी फेल हो गया, फेल होना हो गया, समझ रहे हो, क्यों फेल हो गया, लिखना है नंबर 1, नंबर 1 पहला, इट इज नॉट इजी टू हैंडल, इट इज नॉट इजी टू हैंडल, ठीक है। दूसरा, इफ वी अल्टर द वर्ड, मतलब इसको उठा के यहां पे रख दें या इसको उठा के यहां पे रख दें तो मतलब चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, इफ, देख लीजिए, इफ वी अल्टर, इफ वी अल्टर द नेम, if we alter the word, name नहीं, word, comma, change meaning, change meaning, meaning change हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, given name is difficult, name is difficult, बहुत कठिन है ये नाम याद करना भी वैसे भी, ठीक है बेटा। तो अब आ गया उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है अच्छी तरह, वो आ गया बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, यहां तक क्लियर है क्या, वर्नाकुलर में, अच्छा वर्नाकुलर रिपीट कर दें, ओके ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ, वर्नाकुलर में क्या था कोई बता दो प्लीज सर, ठीक है, निशान एंड और लोग, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर जैसे एक होता है बेटा सोलेनम नाइग्रम, प्लांट का नाम है, उसको हम लोग मकोई बोलते हैं, मकोई, छोटे छोटे उसके दाने होते हैं, इतने बड़े, पक जाते थे, हम लोग गांव में रहते थे, खेतों में घूम के वो इतने बड़े बड़े प्लांट होते थे, खाते थे उसको, तो मतलब जैसे अमरूद, छोड़ दो उसको, छोड़ो, अमरूद तो सब लोग जानते हैं, ठीक, ये जो अमरूद नाम है बेटा, ये नाम केवल इंडिया में ही फेमस है ना, है ना, अब अरबियन कंट्री में चले जाओगे तो वहां अमरूद नहीं कोई समझेगा ना, तो ये अमरूद नाम जो है ये वर्नाकुलर नाम है, मतलब लोकल नेम को हम वर्नाकुलर नेम बोलते हैं, लोकल और रीजनल नेम, मतलब रीजनल नेम भी, जैसे कि मान लो आसाम में, आसामीज लैंग्वेज में किसी फ्रूट को
कुछ और बोलते हैं, भोजपुरी में कुछ और बोलते हैं, हरियाणवी में कुछ और बोलेंगे, पंजाबी में कुछ और बोलेंगे, ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है कि किसी वेजिटेबल को जिसे स्क्वैश बोलते हैं नेपाली में, उसको यहाँ कुछ और बोलते हैं, है ना। जमी कंद एक होता है, उसको कुछ और लोग बोलते हैं। मतलब लोकल नाम को हम बेटा बोलते हैं वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर, समझ रहे हो? रीजनल नेम समझ में आ गया सबको? वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाकुलर यार सबको समझ में आ गया। निशांत समझ में आ गया? तुमको लिखे थे तुम निशांत बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ गया। डेफिनेशन तो लिखा, डेफिनेशन बेटा लिखवाया था मैंने ना, डेफिनेशन लिख लो, लिख लो। वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर का लिख लो, लोकल रीजनल नेम, लोकल और रीजनल नेम is considered as local regional name is considered as vernacular nomenclature, vernacular nomenclature, ठीक है। अब आता है बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बेटा क्या है? बाई मीन्स टू, नॉमिनल मतलब दो वर्ड को मिला के नाम रखना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो था प्रपोज किया था किसने बेटा? प्रपोज्ड बाय, ध्यान से सुनना, प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोमिन, BOHWIN, proposed by Caspar Bomin, ठीक है ना, and given by, and binomial nomenclature given by, आप जानते हो पहले से, है ना, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, या इनको इनका स्टार्टिंग में ना कैरोलस लीनियस नाम तो बाद में इन्होंने रखा है बेटा, पहले इनका नाम था बेटा कार्ल लीन, कार्ल लीन, LENN ये नाम था। कैरोलस लीनियस का स्टार्टिंग में नाम ये था बेटे, बाद में उन्होंने अपना नाम ये रखा। क्यों? इन्होंने जो बाइनोमियल रूल बनाए ना, उसमें से एक शर्त ये भी है, एक रूल ये भी है कि उनको प्रोनाउंस करना रेदनिक हो, आसान हो, मतलब है ना, रिदम एक हो, रीम्स हो, उसमें एक रीम्स आनी चाहिए। जैसे कि कैरोलस लीनियस, ये बोलने में आसान है, अच्छा लग रहा है। मैंगिफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, राना टिग्रीना, पेरिटिमा पोस्ट्यूमा, पाइसम सटिवम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, है ना, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो ये आसान है नाम, मतलब बोलना इसको आसान है ना। पैराडाइस लियो, तो वो प्रोनाउंस करना आसान हो, इन्होंने अपने बाइनोमियल रूल में ये इंक्लूड किया था, जिसको अभी हम लिखने वाले हैं बेटा वन बाय वन करके। तो इसीलिए बाद में इन्होंने अपना नाम भी उसी तरह से बदल दिया, कैरोलस लीनियस। बोलना आसान है, यस यस, है ना। ओके, अब इन्होंने बेटा 2 बुक लिखी थी, ये बुक का नाम खूब पूछता रहता है, नीट में भी पूछता रहता है बेटा, है ना, तो याद रखना बेहद जरूरी है ना। इन्होंने बेटा 1 में मतलब 1/5/1753 में, है ना, 1753 में एक बुक लिखी थी बेटा, स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने बेटा प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। मतलब इसमें किसके बारे में बताया बेटा?
प्लांट्स के बारे में उन्होंने लिखा है ना, प्लांट्स के बारे में लिखा। और 1753 में ही बेटा एक बुक और लिखी थी उन्होंने, सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर। इसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में बताया। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अरे दोनों 53 53 ये 8 है, 58 है ना, पहले प्लांट्स के बारे में फिर एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक होता है रूल्स ऑफ priority and rules of rejection। दो रूल होता है बेटा, रूल्स ऑफ प्रियोरिटी एंड रूल्स ऑफ रिजेक्शन। इसको लिखना नहीं है, इसका डेफिनेशन मत पूछना, इसकी मीनिंग बता दे रहा हूं मैं बस, ठीक है। मान लो एक प्लांट है बेटा, एक प्लांट है जिसका नाम किसी ने ए रखा है, किसी ने बी रखा है और किसी ने सी रखा है। एक ही प्लांट है, ठीक है ना। और ये जो ए नाम है बेटा, ये दिया गया था 1752 में, ठीक है। और ये बी नाम दिया गया था 1755 में, ठीक बात है ना। और ये सी नाम दिया गया था 1759 में। समझना चीजों को, प्लांट एक ही है बेटा जिसका नाम ए किसी ने दे दिया, किसी ने बी रख दिया नाम, किसी ने सी नाम रख दिया, लेकिन जिसने ए रखा नाम वो 1752 में था, दिया नाम। बी नाम लिखा था उसने 1755 में, सी नाम उसी का 1759 में किसी ने रख दिया। तो लॉ ऑफ प्रियोरिटी ये कहती है बेटा कि आफ्टर 1 मई 1753 के बाद जिसने भी पहला नाम रख दिया उसी को माना जाएगा, रूल्स ऑफ प्रियोरिटी उसी को माना जाएगा। तो अगर ये उस प्लांट का नाम बी, देखो लॉ ऑफ रिजेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिजेक्शन के अकॉर्डिंग 1 मई 1 मई 1753 के पहले जितने नाम रखे गए थे वो अपने आप डिसॉल्व हो गए, उनको नहीं माना जाएगा। तो लॉ ऑफ रिजेक्शन समझ में आ गया, लॉ ऑफ रिजेक्शन समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले जितने नाम रखे गए थे बेटा उन सबको हटा दिया गया, अपने आप वो डिसॉल्व हो गए, ठीक। अब इसके बाद दो लोगों ने नाम, तो ए नाम तो खत्म हो गया, मैं काट दूं, ए को तो मैं काट भी दूं, ये नाम तो खत्म हो गया लॉ ऑफ रिजेक्शन के अकॉर्डिंग। अब बी और सी बचा, तो बी को माने या सी को माने, झगड़ा हो गया, तो हम बी को मानेंगे। इसलिए लॉ ऑफ प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग इसके बाद बेटा यही पहले आता है 1755, इसमें जो नाम रख दिया गया वही माना जाएगा, ये तो बाद में रखा गया है, बाद में आप चाहे कितना भी बढ़िया नाम रख लो, है ना। कुछ कोड्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल कोड, उसके अकॉर्डिंग उसने नाम हमने दर्ज करा दिया बेटा, नोट करा दिया उसमें। तो जब हमने नोट करा दिया तो उस प्लांट का नाम, उस ऑर्गेनिज्म का नाम आप चाहोगे कि चेंज कर दे तो नॉट पॉसिबल। ये होता है रूल्स ऑफ प्रियोरिटी।